कल मैंने सिर्फ 40 क्वेश्चन आपका जीके का करवाया था, तो आज मैं साइंस का 50 क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो कि कल से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस का और 25 आपका रहेंगे। किसका रहेगा? 25 और 50 रहेगा जीके का। ठीक है, तो मैनेज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आज साइंस दोनों का करवा दे रहा हूँ कि आपका वो बैलेंस ना बिगड़े और होता रहे। तो चलिए 50 क्वेश्चन आज साइंस का करवाऊँगा चैप्टर से, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो आपके सामने पहला प्रश्न 51 है, निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बताएंगे, आप स्पीड कर लेंगे वीडियो को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आप जवाब देंगे किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। इसे रिपीट बहुत बार हो रहा है, मतलब बहुत बार आने की चांस है, ठीक है, याद रखेंगे। किसे कहेंगे? तो लाइसोसोम को कहेंगे, याद रखेंगे। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। आगे की ओर प्रश्न क्या बनता है कि किस तत्व का उपयोग रबड़ के वल्कनीकरण में किया जाता है? बताइएगा, उपयोग किया जाता है कौन से चीज़ को, किस तत्व का उपयोग हम लोग रबड़ के वल्कनीकरण में किया जाता है? बताइएगा, आपके सामने 52 का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर। ऑप्शन नंबर ए सल्फर। सल्फर को ए से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। याद रखेंगे, इसे रबर बैंड जो है ना, रबर बैंड, वल्करनी को रबर बैंड कहते हैं, याद रखिएगा, मतलब बुला सकते हैं, ठीक है। 53 का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किससे में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आप जानते हैं जिसमें खट्टापन होगा वही विटामिन सी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा, नींबू जो है आपका विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है, याद रखेंगे। इसे रासायनिक नाम अगर विटामिन सी का पूछिए तो बताइएगा अस्कॉर्बिक एसिड। क्या बताइएगा? अस्कॉर्बिक एसिड, याद रखेंगे। और याद रखेंगे, नींबू हो गए, संतरा हो गए, नारंगी हो गए, टमाटर हो गए, मिर्च हो गए, अंकुरित अनाज हो गए, सब जो हैं विटामिन सी का स्रोत है, याद रखेंगे। सिर्फ नींबू ही नहीं, इसमें आपका टमाटर, नारंगी जो है, संतरा सब आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछते तो नींबू को याद रखेंगे। यहाँ तक कि आंवला भी आ जाएगा। 54 का आंसर का जवाब देंगे, एक मिनट। 54 का आंसर का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जीव है? बताइएगा, कौन सा जो है शीत रक्त वाला जीव है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सांप। सांप जो है शीत रक्त वाला जीव है, याद रखेंगे। ये सरीसृप है, मतलब रेप्टियल है, मतलब रिंग के चलने वाले को कहते हैं, याद रखेंगे। इसकी प्रजातियां जो है सांप की, याद रखिएगा, 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। बस इतना इतना कंटेंट मैं देता जाऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि वृद्धि ग्रंथि का रिसाव करती है? वृद्धि ग्रंथि का रिसाव करती है, ये बताइएगा। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर की वृद्धि का रिसाव करती है? ग्रंथि का नाम बताएंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ग्रंथि को ग्लैंड कहते हैं और पीयूष को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, याद रखिएगा। इतना ही आज के लिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जवाब देंगे। तो इसके जवाब देने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी समान होंगे। कितने होंगे? समान होंगे। चलेंगे, चलिए 57 का क्वेश्चन का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? बताएंगे, कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है जड़त्व का माप है? 57 का आंसर का जवाब देंगे। 57 का आंसर का जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखिएगा, द्रव्यमान मतलब मास। क्या होता है? द्रव्यमान मतलब मास। याद रखिएगा, द्रव्यमान की मात्रा जड़त्व की माप है, याद रखेंगे। बाह्य बल के अभाव से किसी वस्तु की
अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। समझ में आ गया? उसी को जड़त्व कहते हैं। चलिए 58 का आंसर का जवाब देंगे। अगर अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए और मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। बिहार एसएससी निकालने का गारंटी मैं देता हूँ। मैं जो दे रहा हूँ बस वो कंटेंट को रिपीट करेंगे, देखेंगे और वीकली इसी चीज़ को दोबारा देखेंगे, क्योंकि वीकली अगर मैं जो दे रहा हूँ वो अगर रिपीट करते हैं, चाहे कोई भी वीडियो हो, आप उसे ज़रूर देखेंगे। मेरी आवाज़ अगर पसंद ना आए तो म्यूट करके देखेंगे, लेकिन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही बिहार एसएससी को काट छाट के रिजल्ट दे सकते हैं आप। समझ गए? तो चलिए, ये खाली स्थान है। यंत्र कंपन करती हुई तारे के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बताएंगे तारों का इस्तेमाल होता है। आपके सामने 58 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनोमोमीटर। क्या है इसका आंसर का जवाब देंगे? सोनोमोमीटर। याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। 59 का आंसर का जवाब देंगे। 59 का आंसर का जवाब देता है कि निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। स्पष्ट प्रश्न देखिएगा, नहीं किया जाता है। नहीं पे फोकस नहीं करिएगा तो रिजल्ट में गड़बड़ी होगा, ध्यान रखेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी, स्याही कलम। याद रखेंगे, स्याही कलम का उपयोग हम लोग सिलिकॉन में नहीं करते। याद रखेंगे स्याही कलम जो है इंक पेन जो कहते हैं हम लोग, इसमें सिलिकॉन का जो होता है, सिलिकॉन का शॉर्ट फॉर्म होता है एशाई, का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि सोलर पैनल में करते हैं, आईसी का निर्माण में करते हैं, ऑप्टिकल ग्लास में करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं है उस तीनों को फिर याद कर लीजिए, क्योंकि तीनों में से कोई भी आ सकता है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में नियंत्रक छड़ी की तरह किया जाता है। छड़ी की तरह किया जाता है, नियंत्रक छड़ी की तरह किया जाता है। हम लोग उपयोग करते हैं परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ी की तरह किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? कौन सा? ऐसा 4 ऑप्शन है जो आप देंगे। याद रखिएगा, बोरान जो है इसका सबसे अच्छा ऑप्शन आंसर है, क्योंकि बोरान का उपयोग परमाणु भट्टी के नियंत्रक छड़ी के रूप में किया जाता है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका निर्माण कॉस्मिक किरणों द्वारा होता है। कॉस्मिक किरणों द्वारा होता है, याद रखेंगे। तो क्या है? यह एक रासायनिक तत्व है। कौन? यह एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, क्लियर? अब से मैं सटीक और समझ कर दे रहा हूँ। 61 का आंसर का जवाब देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? कौन सा ऐसे वायु प्रदूषक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? बताएंगे। आपके सामने 61 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखेंगे, वायु का प्रदूषक की बात करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को याद करिएगा। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे क्या है? 62 का क्वेश्चन नंबर आपके सिर्फ साइंस का चल रहा है, ध्यान रखेंगे। जो कि कल मैंने जीके का छोटा सा क्लिप डाल दिया था 40 प्रश्न का, क्योंकि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गए थे, इसलिए मेरे दोस्त। और आपके सर अपडेट हो जाएंगे आज से। रीजनिंग और मैथ का आपका टाइम से टाइम अपडेट हो जाएगा। और कुछ था कि जिसके कारण हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, और मेरे सर भी थोड़े बिजी थे। आज सर आ जाएंगे, क्योंकि कहीं सर ऑफलाइन पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलिए आ जाएंगे, आज से अपडेट रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, आप टेंशन ना लेंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हमेशा कंटेंट तैयार रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फूलों के लैंगिक जनन की घटना का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताएंगे कौन सा क्रम जो है सही है। फूलों के लैंगिक जनन की घटना का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? आप स्पीड करके वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, पुष्पों में लैंगिक जनन की घटना सही क्रम में क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले परागण होगा, निषेचन होगा, भ्रूण होगा, तभी बीज होगा। तो जब तक फल के परागण कोई भी आके उसे
प्रांगण नहीं करेगा, निषेचन नहीं करेगा, भ्रूण कैसे, बीज कैसे होगा? सोचिए, पौधे में भी जान होती है। चलेंगे, इस क्लिप को देख लीजिए। सबसे पहली बात कि इस क्लिप को छोड़े देख लीजिएगा। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित है। इसमें क्या है कि एक तरफ तत्व है, एक तरफ संख्या है, बताना है। ठीक है, तो तत्व और संख्या को बताना है, बताइएगा। इसका सिंबल है संख्या, वर्ग संख्या बताएंगे। तो याद रखिएगा, वर्ग संख्या में इसका नाम जो है यार डिलीट हो गया है, क्या कर सकते हैं? तो इसमें डिलीट हो गया है, इसका कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, 64 इसका आंसर हम सही कर देंगे तो हम आपको आ जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। 64 का आंसर का जवाब देंगे। 64 में आंसर का जवाब क्या है कि कार्बनिक यौगिक पे मैंने वीडियो कर चुका हूँ साइंस का, 2 बजे जो अपडेट होता है, ध्यान रखेंगे। कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है। मैं प्लेलिस्ट को फिर से बना दूंगा और चैप्टर बाय चैप्टर बना दूंगा, टेंशन ना लेंगे। बस उसमें ही रहेगा बिहार एसएससी का। ठीक है, जो भी प्लेलिस्ट में थोड़ा सा नहीं मिल रहा है वो मैं जल्द करके आपको शाम तक का अपडेट दे देता हूँ। तो कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है। बताइएगा, 64 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद है क्या, 64 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है? बी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होंगे, CH2। मैंने इसका MCQ जस्ट मैंने करवाया है, जाइएगा मेरे कार्बनिक रासायनिक में जाइएगा, उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, 2 क्रमागत जो होते हैं, 2 क्रमागत जो लाइन है देखिए, उसके बीच का जो सदस्य होता है वही होता है कार्बनिक यौगिक का जो है मध्य समूह का अंतर होता है। चलेंगे, अपना तरीका है याद करने का। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री सभी चीज़ों का पल्ला सभी स्टूडेंट को पल्ला नहीं पड़ सकता है, याद रखिएगा। जिसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसी को दिमाग में नहीं काम करता, तो बताइए। तो इसलिए जैसे तरीके से याद हो जाए कर लीजिएगा। घटपर्णी पिक्चर प्लांट में कीटों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस भाग का रूपांतरण होता है? बताएंगे किस भाग का रूपांतरण होता है, ये बताएंगे। तो घटपर्णी पिक्चर प्लांट में कीटों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस भाग का रूपांतरण होता है? आपके सामने 65 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, 65 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, पत्ती। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी पत्ती में होता है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर जो है किस पे काम करता है? तो याद रखिएगा, अन्योन प्रेरणा। याद रखेंगे, अन्योन प्रेरणा। आपका इसका जो है ना, जो किताब है, इस किताब का प्रैक्टिस सेट सिर्फ हिंदी में दिया है। इंग्लिश का मैं खोज रहा हूँ, अब खोजा हूँ तो 1-2 मिले हैं, तो मैं उसे ऑर्डर कर दिया हूँ, आता है तो मैं उस पर आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो टेंशन ना लेंगे, हो जाएगा। तो समझ गए? तो याद रखिएगा, अन्योन्य प्रेरणा पर कार्य करती है कौन? ट्रांसफॉर्मर। याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्मर जो है ये सिद्धांत तो इस पर करती है, यदि 2 कुंडलियों का प्रेरणा युग्मन जो कर दिया जाए तो उनमें से एक का धारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाती है और दूसरा जो है विद्युत वाहक बल पर उत्पन्न हो जाती है। समझ गए? 2 में बदल जाती है, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र रोग, सी सिकनेस। याद रखिएगा, जहाज की गति का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? बताएंगे, जहाज की गति का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? समुद्री रोग। याद रखिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। याद रखिएगा, समुद्री रोग जो है, जो समुद्री रोग में जहाज की गति का प्रभाव भीतरी कान पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो भीतरी कान, ऑप्शन नंबर ए, भीतरी कान पे। ठीक है, भीतरी कान पे, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। 68 फाग लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? देखिए इसमें एक्स्ट्रा घुसा दिया है। ठीक है, फाग लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा 68 का सी आंसर। तो याद रखेंगे, इसका नाम मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, इसमें क्या है कि फाग लोकगीत जो है मध्य प्रदेश की
होली का त्यौहार पर गाया जाता है, होली के त्यौहार पर गाया जाता है। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। साइंस में थोड़ा सा घुसा दिया है। चलिए 69 का आंसर का जवाब देंगे। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेती है? बताएंगे किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, ये बताएंगे। तो बताइएगा संक्रमण जो है आयन जो है किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेती है? 69 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, दृश्य क्षेत्र। याद रखेंगे, दृश्य क्षेत्र याद रखेंगे। आप जवाब देंगे और स्पीड करके वीडियो को जरूर देख लेंगे अगर आपको स्लो लगता है। निम्न में से एक कौन सा भौतिक प्राकृतिक संसाधन है? बताएंगे निम्न में से कौन सा एक भौतिक प्राकृतिक संसाधन है? 70 का प्रश्न का जवाब देंगे। तो ये सभी जो हैं प्राकृतिक संसाधन हैं। कौन है? वायु भी, मृदा भी, भूमि भी, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। याद रखेंगे। 71वां प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में रुधिर की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव शरीर में रुधिर की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्कीमिया। क्या कहेंगे? इस्कीमिया कहेंगे। याद रखेंगे, इस्कीमिया कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन है जो कि मैनेज करेंगे। फिर से प्रैक्टिस सेट आपका 11वां में बराबर से चलने लगेगा। चूँकि प्रैक्टिस से जो 10 गड़ रहा है वो सुधर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? किसके ध्वनि वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? 72 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, दाब का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखेंगे। 73 का आंसर का जवाब देंगे। 73 का आंसर का जवाब है कि निम्न में से कौन से रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा किया जाता है? बताएंगे जल के उपभोग द्वारा करते हैं। 73 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। याद रखेंगे। 74 का आंसर का जवाब देंगे। 74 का आंसर का जवाब क्या है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? किस कण की ज़रूरत होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन। याद रखेंगे, न्यूट्रॉन में। याद रखेंगे। 75वां प्रश्न है और फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चन और चलेंगे। दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थित होती है, जिसके नीचे वोल्टेज के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है, या जिसके नीचे वोल्टेज के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, या नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होती। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। याद रखिएगा 75 का आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं होती है। याद रखेंगे, नहीं होती है। चलिए क्लियर हो गया। चलते हैं आगे 25 क्वेश्चन चलेंगे। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिक्सिंग या साइंस रहेगा, लेकिन मैनेज करने के लिए हमको करना पड़ेगा क्योंकि साइंस का कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। 25 क्वेश्चन की बात है। तो चलिए, यूरिया एसिड क्रिस्टल, ठीक है, यूरिया एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण होने वाली जोड़ों की सूजन है। बताएंगे, जोड़ों की सूजन है। यूरिया एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण होने वाली जोड़ों की सूजन क्या है? गाउट है। क्या है? गाउट है। याद रखेंगे, गाउट है। 51 का आंसर का जवाब देंगे। गाउट है, क्योंकि गाउट पढ़ते हैं, इसका इंग्लिश में कैसा है? GOITE, ठीक है, गाउट ही पढ़ते हैं। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यूरिया एसिड के संचय के कारण होने वाली जोड़े की सूजन जो होती है वो होती है, यह मुख्यतः जानते हो कब होते हैं? आप लोग जानते हैं, तो अर्थराइटिस का ही एक रूप है। याद रखेंगे, अर्थराइटिस का ही एक रूप है। अंगूठे में सूजन होना, ये सब जो होता है ना, ये सभी इसके कारण होते हैं। चलेंगे 52 का आंसर का जवाब देंगे। 52 का आंसर का जवाब क्या है कि निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रमुख रसायन के रूप में उपस्थित होते हैं? समझ गए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्रमुख रसायन के रूप में उपस्थित होते हैं सामान्य घरेलू उत्पाद में। बताइएगा, इसका आंसर का जवाब देंगे कौन सा जो कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, उसका नाम बताइए जो कि घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, विरंजन चूर्ण। विरंजन चूर्ण एक जो है घरेलू उत्पाद है। याद रखेंगे।
ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है पता है? व्यंजन चूर का Ca याद रखेंगे। चलिए इसको बढ़िया से कर देते हैं। इसका व्यंजन चूर का जो होता है ये होता है Ca, याद रखिएगा CaOCl याद रखेंगे, और Cl याद रखेंगे। क्या बोलिएगा? CaOCl ब्रैकेट में कर लीजिएगा, Cl कर दीजिएगा। हो गया व्यंजन चूर का। कैल्शियम कार्बो हाइपोक्लोराइड का कैल्शियम जो होता है सूत्र आप जान गए। किसका सूत्र समझ गया ना? इसका ये सेम ही हो जाते हैं, तो याद रखिएगा इसका भी वही होगा। क्या होगा? CaOCl याद रखिएगा, और Cl। मतलब समझने की कोशिश समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहा, मतलब सूत्र बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए अगर लगे, चलिए देखिए बीच में एक और क्वेश्चन पूछा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नृत्य शैली है? बताइएगा कौन सी एक नृत्य शैली है। हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाते हैं मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा यह एक सत्रिया जो है नृत्य है। याद रखेंगे सत्रिया नृत्य है। सत्रिया नृत्य होता कहाँ है ये जानते हैं आप? सत्रिया नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है, याद रखेंगे। यह असम की सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। बिहू भी है, उसी तरह सत्रिया भी ये नृत्य है, याद रखेंगे। चलेंगे 54 का आंसर का जवाब देंगे। 54 का आंसर का जवाब है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनेमो का उपनाम दिया गया था? बताएंगे पॉकेट उपनाम का जो है दिया गया था। बताइएगा पॉकेट डायनेमो का उपनाम दिया गया था। बताइएगा किस खिलाड़ी को? बताएंगे, इसमें भी बीच में घुसा दिया है, तो बताइएगा इसका आंसर का जवाब देंगे। बताइएगा इसका भी आंसर का जवाब देंगे। 54 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा कौन है? दादा साहब जादव। कौन है? खाशावा दादा साहब जादव को दिया गया था, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, 55 प्रश्न का जवाब देंगे। 55वां प्रश्न का जवाब देंगे। क्या आंसर है कि एक बेसबॉल में टॉके होते हैं? एक बेसबॉल में टॉके होते हैं। क्या होते हैं? टॉके होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो याद रखिएगा 108 टॉके होते हैं। कितने होते हैं? एक टॉके होते हैं, याद रखेंगे। इसमें घुसा दिया है SST, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा मोड़ा। चलिए आगे चलेंगे। जिंक में विद्युत अपघटनीय परिष्करण में जिंक जमा होते हैं, ठीक है। जिंक के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में जिंक जमा होते हैं। बताइए क्या कारण, बताइए क्यों होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड पर होते हैं। कहाँ होते हैं? कैथोड पे होते हैं, याद रखेंगे। कैथोड पर याद रखेंगे। धनाय ऋणाय इलेक्ट्रोड अथवा कैथोड पर किया जाता है। ऐसे बहुत हैं। चलिएगा आगे चलेंगे। किसी लेंस को फोकस दूरी 50 सेमी है। किसी लेंस की फोकस दूरी जो है 50 सेमी है, तब इसकी क्षमता होगी। क्या होगी इसकी क्षमता? बता सकते हैं। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी जो है 57 है, 50 है, बताइएगा 57 बोल रहा हूँ, गलत, 57 है, तब इसकी, चलिए किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, तो तब इसकी क्षमता क्या होगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद क्या? ऑप्शन नंबर डी, 2 डायोप्टर। कितने होंगे? 50 होंगे 2 डायोप्टर, 25 होंगे 1 डायोप्टर, याद रखेंगे। कितने? 1 डायोप्टर होंगे मेरे दोस्त। अगर 25 हुए तो, नहीं तो 50 हुए तो 2। उभयलिंग, ठीक है, उभयलिंग श्री पादप का उदाहरण है। उभयलिंग श्री का पादप का उदाहरण है आपके सामने, जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 पान। क्या है? पान जो है उभयलिंग, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा ध्यान हट गया। इसका आंसर का जवाब देंगे आपके सामने। 58 का आंसर का जवाब है 1 अरंडी, याद रखिएगा। अरंडी जो है एक पादप उदाहरण है, याद रखेंगे। इसमें याद रखिएगा अरंडी, मक्का, कद्दू, ये सब जितने भी हैं आपके, ये सब जो हैं आपके उभयलिंगीय श्रेणी पादप हैं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों का एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, इसके कारण होते हैं, याद रखेंगे। पुष्प के बाद ही बनते हैं। कद्दू जो है पुष्प आगे होता है, पुष्प के बाद वो
बनता है, तो वह लिंग हो गए, उसी को कहते हैं। ठीक है, मक्का भी वैसे ही बनता है, आगे फूल खिलेंगे तब तो फल देंगे। अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। बताएंगे अंडाशयों में अंडों की निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए अंडा जनन। क्या कहेंगे? अंडा जनन कहेंगे, याद रखेंगे। क्या कहेंगे? अंडा जनन कहेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने थोड़े से धुंधले हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। सूची 1 सूची 2 में बांटा गया है, इसमें सही मिलान का स्रोत करना है। तो इसका सही मिलान कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। लैक्टिक अम्ल टमाटर है, एसिटिक अम्ल सामने नींबू है, सिट्रिक अम्ल सिरका है, और याद रखिएगा और ऑक्सैलिक अम्ल सामने दही है। इसका मिलान करना है, तो इसका मिलान करके आपको आंसर देना है। तो याद रखिएगा इसका लैक्टिक अम्ल में दही होता है, याद रखेंगे, यहीं मिला देते हैं। इसका ऑप्शन मतलब दूसरे पेज में, तो इससे अच्छा इस पर कर देते हैं। तो याद रखिएगा ए का हो जाएगा यहाँ 4, ए में 4 में लग जाएगा दही। याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल दही होता है, परिवर्तन करता है, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरका, एसिटिक अम्ल में सिरका, यहाँ हो जाएंगे बी। ठीक है, बी हो जाएगा, याद रखेंगे। सिट्रिक अम्ल में बताइए, सिट्रिक अम्ल में नींबू जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे, सी यहाँ हो जाएंगे। तो अजलिक अम्ल डी टमाटर। ठीक है, समझ गए, ये सब विटामिन की जो है आपसे किस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद हो गए, क्लियर। चलिए, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल दही, एसिटिक अम्ल सिरका, सिट्रिक अम्ल नींबू और अजलिक अम्ल टमाटर, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये मिला लीजिएगा तो हो जाएगा आंसर, है ना। 61 का जवाब देंगे काष्ठीय पादपों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। काष्ठीय पादपों में श्वसन की प्रक्रिया होती है, बताएंगे इसे क्या कहते हैं? श्वसन की प्रक्रिया को गैस विनिमय कहते हैं। तने पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र द्वारा होते हैं, जिसे वातररंध्र कहते हैं। इसी को काष्ठपादप में श्वसन की प्रक्रिया होते हैं। तो किसमें? बताएंगे, इसके आंसर का मैंने जवाब दे दिया, तना पर बातें करते हैं। तो तना होगा कि वातरंध्र होगा? तो याद रखिएगा वातरंध्र द्वारा। ठीक है, वातरंध्र द्वारा, जिसमें पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसके द्वारा हम लोग जो है उसके द्वारा श्वसन लेते हैं, उसी को काष्ठीय पादपों में श्वसन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलेंगे 62 का आंसर कर दीजिएगा। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? बताइएगा ट्राइटिनियम किसका समस्थानिक है? इसका जवाब देंगे 62 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन का। याद रखिएगा हाइड्रोजन का 1H3, याद रखेंगे 1H3। टाइटेनियम का जो है आप याद रखिएगा 1H3, इसलिए होता है कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रियता, याद रखिए रेडियो धार्मिकता समस्थानिक होता है। याद रखिएगा रेडियो धार्मिकता इसका समस्थानिक होता है। इसकी खोज जो है कब की गई थी? तो 1920 में, 1920 में, याद रखेंगे 1920 में, याद रखेंगे, ऐसा नहीं तो याद रखिए 1920 फिल्म आई थी। चलिए 63, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से अवशोषित होता है? बताइएगा निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से अवशोषित होती है? बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। चलिए 64 का जवाब देंगे। 64 का जवाब देंगे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। आपके सामने 64 का आंसर जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ध्रुवों पर, किस पे? ध्रुवों पर होती है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 65 के आंसर का जवाब देंगे। 65 का आंसर है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन से है? बताइएगा कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट जो गैस है जो उपचार के लिए क्या प्रयुक्त है? बताइएगा कौन सा है? बताइएगा 65 का आंसर का जवाब देंगे तो रेडॉन, याद रखेंगे रेडॉन ही ऐसा उपचार है जो कि कर सकता है। रेडियोथेरेपी द्वारा कैंसर के निदान में अक्रिय गैस रेडॉन का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। 66 का आंसर का जवाब देंगे निम्नलिखित में से कृत्रिम संश्लिष्ट बहुलक कौन से हैं? बताएंगे कौन से हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, याद रखेंगे। तो बताइएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी पॉलीस्टाइरीन, याद रखेंगे पॉलीस्टाइरीन बोलिएगा, याद रखिएगा कृत्रिम जो है बहुलक कौन से हैं? तो पॉलीस्टाइरीन, याद रखेंगे। 67 का आंसर का जवाब देंगे पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण को बताइए। तो याद रखिएगा एनीमोमीटर, याद रखेंगे एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, जिसके द्वारा हम पवन की गति माप सकते हैं। अल्टामीटर का प्रयोग हम लोग किस वस्तु
किसी वस्तु को किसी नियत तल पर ऊंचाई को मापने के लिए अल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा क्रोनोमीटर का प्रयोग हम लोग कब क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्रोनोमीटर का उपयोग हम लोग जहाज में समय की माप के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। और डोजोमीटर जो हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, समय के आयानिक रेडियो सक्रियता को मापने के लिए करते हैं। याद रखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे छोटा छोटा क्लिप जो मैं एक शॉर्ट वीडियो मेरा है, मतलब इसी में शॉर्ट वीडियो में आप जरूर जाके देखिएगा, शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं सिर्फ पोस्ट कर दूंगा, उसमें बता दूंगा, आप खुद देख के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है ना आपको खुद देखना होगा, इसमें मैं सिर्फ पढ़ के सुना दूंगा। चलिए ठीक है, ओके। जरूर शॉर्ट वीडियो का क्लिप देखिएगा, जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। चलिएगा 68 का आंसर का जवाब देंगे कि एक कण जिस पर 4/3 मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आरोपित है, तीसरे सेकंड में अपनी स्थिर स्थिति में कितनी दूरी तय करेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे 68 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 10/3। कैसे, तो चेक कर लीजिएगा। चलेंगे आगे की ओर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में सोल्व करना लंबा हो जाएगा, नहीं तो 1/2 करके काटना रहता है, फिर 2/3 × 5 आता है। याद रखेंगे, ये सब सूत्र का है। याद रखेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। आप जानते हैं, ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। याद रखिएगा, इसका आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, ये बैगनी रंग जो है आपका विचलन दर्शाता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो याद रखिएगा बैगनी दर्शाता है। ठीक है। याद रखिएगा, जब श्वेत प्रकाश का किरणें किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती है, तो वह अपने मार्ग जो होता है, मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार पर जो भी प्रिज्म की जो किरणें आती है, उसके आधार पर झुक जाती है और तथा 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। और इसीलिए विचलन में सबसे कम लाल होता है और बैगनी प्रकाश जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलेगा 70 का क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे। 70 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। 70 का प्रश्न का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए चमगादड़ की बेल्ट। याद रखिएगा, चमगादड़ की बेल्ट याद रखेंगे। आगे चलेंगे 71 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा, वेलर द्वारा प्रयोग में निर्मित कार्बनिक पदार्थ था। याद रखिएगा, जो है वेलर द्वारा प्रयोग में निर्मित कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यूरिया। याद रखेंगे, जरूर देख लें, मैं ये करना चाहता हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है, बताइएगा। वंशानुगत पादप वंशानुगत पे मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, अब ये मानव पे मैं कर दूंगा। 72 का आंसर का जवाब देंगे। 72 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, हीमोफीलिया। याद रखेंगे, हीमोफीलिया। याद रखेंगे। चलिएगा आगे चलेंगे। बेंजीन का रासायनिक सूत्र जो है C6H6 है। इसका संरचना के कुल CC अवंधनों में स्थित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या होगी। बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होगी, ये जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, इसकी संख्या का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा बेंजीन। चलेंगे आगे का आंसर 74वां प्रश्न का जवाब देंगे। 74वां प्रश्न है कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण अधिनियम लागू होता है, ये बताएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी संवेग का संरक्षण जो है सिद्धांत लागू करता है। याद रखिएगा 75 का आंसर का जवाब देंगे। तो परध्वनिक विमान नामक एक प्राघाती तरंगे पैदा करते हैं, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि बूम। याद रखेंगे, ध्वनि बूम। चलिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। और जो मैथ का है आपके 5 बजे अपडेट हो जाएंगे और रीजनिंग का 4 बजे अपडेट हो जाएंगे। चलिए, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा 50 क्वेश्चन रीजनिंग में, 75 जीके और साइंस मिला के होते हैं। चलिए, जय हिंद। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिए। आपका ये साइंस का टोटल मिला के मैंने 50 क्वेश्चन कर दिया है। अब कल से आपका सेट बाय सेट होगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।